ये सारे वर्कर्स गलती से दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म वाली जगह पर फंस गए। इनफैक्ट उस रेगिस्तान को तो पृथ्वी का डेड एंड कहा जाता है, जहां से आज तक कोई वापस ही लौट कर नहीं आया। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान में मौजूद एक माइनिंग कंपनी को दिखाते हुए। ये माइनिंग कंपनी अभी अभी शुरू हुई थी और इस पर भारी इन्वेस्टमेंट भी हुए थे। इनका मेन मोटिव ये होता है कि ये जमीन के अंदर से वो सारे ऑयल्स निकाल पाए जिसकी इन्हें जरूरत है। उन्होंने तो काफी सारे वर्कर्स को भी हायर किया है, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये हुई कि उन्हें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। इतने समय बाद भी कुछ ना होने पर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कंपनी बंद होने वाली थी। उस पूरे माइनिंग एरिया का एक बॉस होता है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उसने तुरंत ही फ्रैंक नाम के एक पायलट को गुस्से में कह दिया कि तुम सारे वर्कर्स को प्लेन से यहाँ पर लेकर आ जाओ, हम तुरंत ही अपने घर की तरफ निकलने वाले हैं क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। वो माइनिंग कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉस झेलते जा रही है। फ्रैंक तो तुरंत ही अपने साथी एजे के साथ निकल पड़ा प्लेन लेकर रेगिस्तान में। वहाँ से सारे वर्कर्स को वो वापस ला देता है। उनकी फ्रेंड एक कैली नाम की एक लड़की होती है जो कि बॉस से पूछताछ करने चली गई कि ये क्या हो रहा है। बॉस तो कैली को साफ कहने लगा कि अब वो और लॉस नहीं झेल सकता। उन सभी का साथ में सिर्फ इतना ही सफर था और सारे माइनिंग कंपनी के इन्वेस्टर्स हमसे दूर हट रहे हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहे। बॉस ने तो अपना मन पूरी तरीके से बना लिया था और उन्होंने आदेश दिया कि सारे वर्कर्स को प्लेन में लेके जाकर रेगिस्तान से बाहर निकालो। इस डिसीजन के सामने बाकी वर्कर्स और पायलट एकदम निहत्थे थे। यानी एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जॉब ऑब्वियसली चली गई है। जल्द से जल्द सारे वर्कर्स को प्लेन में लेकर आया गया और वहाँ फ्रैंक और एजे जो कि उस प्लेन के पायलट थे, उस सभी को अच्छी तरीके से एग्जामिन करके अंदर लाने लगे। लेकिन उन सभी को बिल्कुल नहीं अंदाजा कि थोड़े ही देर में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अब यहाँ वर्कर्स से प्लेन जब भर गई थी तभी अचानक हमें एक आदमी दिखाई दिया। वो अनजान आदमी फ्रैंक और एजे को अपना नाम एलियट बता रहा था और कहता है कि वो एक ट्रेवलर है जो दुनिया की अलग अलग जगहों पर घूमता है। कुछ ही दिनों पहले एलियट भी इस रेगिस्तान में आया था, लेकिन अब उसे वापस शहर की तरफ जाना है। तो इसीलिए एलियट फ्रैंक से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे भी साथ लेकर चले। वो भी वर्कर्स की तरह नॉर्मल बैठ जाएगा और बाकी मैनेजमेंट टीम को नहीं बताएगा। इससे उसकी बहुत हेल्प होगी और पैसे भी बचेंगे। फ्रैंक और एजे तो एक समय पर सोच में पड़ गए कि इस तरीके के अनजान आदमी को वो कैसे एंट्री दे सकते हैं, लेकिन एलियट उन्हें इंसिस्ट करता रहा। तब जाकर अंत में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा एलियट को अपने साथ प्लेन में शामिल करने के लिए। यानी अब वो भी वर्कर्स के साथ था और प्लेन चालू हो चुकी थी। जल्द से जल्द उनकी बड़ी सी प्लेन टेक ऑफ कर जाती है रेगिस्तान के ऊपर से। कुछ समय तक तो सब एकदम नॉर्मल था, लेकिन तभी पता चला कि सामने की तरफ से एक बहुत ही बड़ा रेतीला तूफान आ रहा है। ये तूफान बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी का था जिसने कम समय में उस प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी सी प्लेन एकदम से शेक करने लग जाती है हवा के बहाव के कारण और कुछ इक्विपमेंट्स तो काम करना भी बंद कर दे रहे थे। फ्रैंक और एजे को देखने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो प्लेन को थोड़ी ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। लेकिन उनका ये डिसीजन इतना खतरनाक हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। थोड़ी देर तक जब वो रेतीले तूफान में आगे बढ़ते हैं तभी पता चला कि एक चट्टान जो ऊंचाई पर थी उसका ऊपरी सिरा प्लेन के पीछे वाले हिस्से पर लग चुका है और इसी वजह से प्लेन का पीछे वाला हिस्सा पूरा टूट गया था। हवा का प्रेशर रिलीज होने की वजह से कई लोग वहां पर गिरते चले जा रहे थे। एक वर्कर तो अपनी जान बचाने के दौरान ही मारा गया। फ्रैंक को कुछ समझता नहीं, इसीलिए उसने लैंडिंग करने का ही डिसाइड किया क्योंकि ऐसे तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। जल्द से जल्द फ्रैंक और एजे ने कोऑर्डिनेट करके उस प्लेन को कैसे भी लैंड करा दिया। उस प्लेन को भारी नुकसान भी हुआ होता है जो कंपनी के लिए ठीक नहीं है। अंदर की तरफ पता चला कि कई और वर्कर्स भी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। यानी अब ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अब प्लेन के अंदर जितने भी लोग बचे हुए थे वो उससे बाहर निकल जाते हैं। तब जाकर उन्हें पता चला कि वो इस बहुत ही बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हैं। उनकी प्लेन में फ्यूल और खाने पीने के सामान तो है, लेकिन उस प्लेन को जितने डैमेजेस हुए हैं उससे लगता नहीं कि ये वापस उड़ पाएगी और हो सकता है कि उन सारे वर्कर को इस जगह पर फंसे रहना पड़े। सबसे पहले उन सभी लोगों ने अपने मरे हुए वर्कर्स को अच्छी तरीके से दफना कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन सभी को सच में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कंडीशन उनके हाथ में नहीं होती। अच्छी तरीके से देखने के बाद उन्हें पता चला कि उनके प्लेन में सिर्फ 1 महीने के रिसोर्सेज ही बचे हैं। यानी 1 महीने तक वो खा पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो होगा उसका कोई भरोसा नहीं। तभी उन सभी लोगों में से जेम नाम का एक आदमी कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी हमारे शरीर में काफी ताकत है तो हम इस रेगिस्तान को पार कर सकते हैं। लेकिन तभी रेडी नाम का दूसरा आदमी कहने लगा कि ये उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं।
क्योंकि उसने चेक किया कि कंपास अच्छी तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि बड़े बड़े रेतीले चट्टानों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है और इसलिए वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं इसका उन्हें पता ही नहीं चलेगा। डरा देने वाली बात ये थी कि ये मंथ सबसे ज्यादा गर्मी वाला था, यानी इस डेजर्ट में ये मोमेंट सबसे ज्यादा गर्मी का है और इसी गर्मी में वो सारे लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। अगर वो लगातार ऐसे ही रेगिस्तान में चलते जाएंगे इतनी गर्मी के अंदर तो ऑब्वियस बात है कि वो कुछ ही घंटों के अंदर बेहोश हो जाएंगे। तो अच्छा प्लान यही है कि वो एक बार रुक कर अच्छी तरीके से प्लान बनाए। अब यहाँ रात का समय था और सभी जितने भी वर्कर्स बचे हुए थे वो प्लेन के अंदर सो रहे थे। अचानक अब हमें उन सभी में से एक यंग लड़का दिखाई दिया जिसे नींद नहीं आ रही थी। वो भरी रात में प्लेन से बाहर निकलता है टॉयलेट करने के लिए। तभी थोड़ा आगे जाने पर पता चला कि उसका पैर फिसल जाता है। वो तो लगातार एक रेत की ऊंचाई वाली जगह से नीचे गिरने लगा। भले उस प्रोसेस में उसे चोट नहीं लगती लेकिन अब वो अपने अड्डे को देख नहीं पा रहा था। वो प्लेन जहां बाकी वर्कर्स रुके हुए थे उसकी डायरेक्शन क्या है उसे पता ही नहीं चल रही थी। ये इसलिए क्योंकि वो रेतीला तूफान अभी भी मौजूद था जिससे कि दूर के विजन एकदम से ब्लर हो जाते और कुछ दिखाई नहीं देता। वो यंग लड़का तो अपने साथियों को लगातार चिल्ला भी रहा था लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। रिजल्ट ये निकलता है कि वो लड़का आगे बढ़ता रहा, वो भी गलत डायरेक्शन में, और इस तरीके से रात के समय गुम जाना वो भी रेतीले तूफान में ये सीधा मौत को चेतावनी थी। अब यहाँ सुबह होने पर जब सभी फिगर आउट करते हैं तो उन्हें पता चला कि वो यंग मेंबर यहाँ नहीं है, यानी वो इस जगह से कहीं दूर जा चुका है। सभी वर्कर्स काफी टेंशन में आ गए और उन्हें समझना नहीं कि वो उस लड़के को ढूंढने जाए भी कि नहीं, क्योंकि इससे तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फ्रैंक डायरेक्टली कहता है कि एक आदमी की वजह से हम सबकी जान खतरे में नहीं डालेंगे, इसीलिए वेट करना ही अच्छा होगा कि जब तक कोई हमारी मदद करने ना आ जाए। कैली जो एकदम परेशान हो चुकी थी वो सीधा फ्रैंक के पास जाकर यहाँ से बचने की चांसेस पूछती है, यानी कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही यहाँ से निकलने का। लेकिन फ्रैंक प्रैक्टिकल जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये रेगिस्तान इतने बड़े पैमाने पर फैला है कि किसी की नजर हम पर नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ भी गई तो ये सबसे ज्यादा गर्म वाली प्लेस है, तो कोई भी मेंबर यहाँ आने से पहले बहुत बार सोचेगा। ये बातें अब धीरे धीरे बाकी मेंबर्स को भी पता चलने लगी, जिससे कि उनमें एक पैनिकिंग मूड क्रिएट हो जाता है। वो नहीं चाहते थे कि ऐसी जगह पर अपना दम तोड़ना, इसीलिए अब जेम और एलेक्स नाम के दो मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो पानी के कुछ गैलन लेकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वो सीधा तब तक चलते रहेंगे जब तक वो रेगिस्तान को पार ना कर ले। अब ये डिसीजन तो एकदम बेवकूफी वाला है, लेकिन फ्रैंक सिर्फ इतना चाहता था कि वो इतने बड़े पानी के गैलन को ना लेकर जाए, क्योंकि पानी वैसे ही लिमिटेड है। फ्रैंक और बाकी सब जेम और एलेक्स को रोकने लगे और इसी चीज में एक हाथापाई हो जाती है। वो सभी पानी के गैलन को लेकर खींच रहे थे। रिजल्ट ये होता है कि वो गैलन ही पूरी तरीके से फट गया और पानी रेत के अंदर गिर जाता है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जो कि एकदम हीट अप मोमेंट में इतने सारे पानी को वेस्ट कर दिया, और अब उनके पास तो पानी की और ज्यादा कमी हो चुकी है। सारे वर्कर्स एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, जिनके दिमाग में अब कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी अचानक वो अनजान आदमी जो कि प्लेन के अंदर चढ़ा था, एलियट, वो तुरंत ही सामने आता है। एलियट ने सभी को ये बताया कि हम बाहर निकल सकते हैं रेगिस्तान के। उसके हिसाब से उनके पास इतने इक्विपमेंट्स मौजूद हैं कि वो इस खराब पड़ी हुई प्लेन को अच्छे से रिपेयर कर सके। एलियट ने बताया कि वो खुद एक इंजीनियर है और इस प्रोसेस में उन्हें गाइड कर सकता है। अब उनमें से कई सारे लोगों को एलियट की बात बहुत अच्छी लगती है और वो अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए भी रेडी थे, लेकिन फ्रैंक उसके अगेंस्ट था, जिसका मानना होता है कि ये प्लान एकदम से बेकार है। उन्हें वेट करना चाहिए और अपनी एनर्जी बचानी चाहिए जब तक कोई हमारी मदद के लिए ना आ जाए। अब हमें दूर रेगिस्तान में वही लड़का दिखाया जाता है जो रात के समय गायब हो गया था। उस बेचारे लड़के का नाम बेन होता है, जिसे डायरेक्शन पता ही नहीं चल रही थी कि वो अपने साथियों के पास कैसे लौट पाए। उसके पास सिर्फ एक पानी की बोतल होती है और उससे ही वो अब तक सरवाइव करते आ रहा था। यहाँ कैली, जो उस बेन नाम के लड़के को बहुत अच्छे से जानती थी, वो काफी फिक्र करने लग जाती है। वो कहने लगी कि मुझे जाना होगा बेन को ढूंढने के लिए, वो यहीं आसपास होगा और भटक रहा होगा। अब फ्रैंक यहाँ कैली को अकेले नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। एक तो कैली बहुत ज्यादा कमजोर है और वो जाएगी तो उसकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए फ्रैंक ने कैली से कहा कि वो खुद जाएगा बेन को ढूंढने के लिए। ये डिसाइड होने के बाद फ्रैंक निकल पड़ा एक डायरेक्शन को पकड़कर और आगे बढ़ता चला जाता है। गर्मी की वजह से उसका आधा स्टैमिना कैसे खत्म हो रहा था पता ही नहीं चलता। मुंह सूखने लगे थे और पैर दर्द देने लगे होते हैं। फ्रैंक तो ये इमेजिन कर पा रहा था कि बेन को कितनी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी होंगी। अब फ्रैंक जब थोड़ी देर में पथरीले वाले इलाके पर आता है तो वहाँ उसे अपने उन साथियों की डेड बॉडी दिखी जो ऊंचाई से प्लेन से नीचे गिर चुके थे। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि नीचे की तरफ कई सारे बुलेट्स गिरे हुए होते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गन शॉट की प्रैक्टिस की हो। तब जाकर फ्रैंक को थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है कि शायद यहाँ पर और भी लोग रहते हैं जिन्हें कि डाकू कहा जाता है, और वो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारकर सब कुछ छीन लेते थे।
यानी अब तो उन्हें और भी ज्यादा जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर निकलना होगा। थोड़ी देर में पता चला कि फ्रैंक को उस जगह पर बेन भी मिल चुका है जो बहुत बुरी अवस्था में है। फ्रैंक बची हुई वही एक पानी की बोतल से लगातार पीता जा रहा था पानी, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई थी। फ्रैंक और बेन में काफी ज्यादा डिस्कशन होते हैं यहाँ से निकलने के लिए। तब जाकर बेन ने फ्रैंक से डायरेक्टली पूछ लिया कि तुम प्लेन बनाने में मदद क्यों नहीं कर रहे हो, इस जगह से निकलना किसी नहीं अच्छा लगेगा। पर इसके जवाब में फ्रैंक यही बोलता है कि हमें उन चीजों पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है, और अगर वो नहीं चली तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और यहाँ से निकलने के चांसेस एकदम बेकार हो जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि वो एक जगह पर बैठे रहे और मदद का इंतजार करें, इससे उनकी एनर्जी भी नहीं खत्म होगी। लेकिन बेन इन चीजों को नहीं मानता था। उसके हिसाब से हमें ट्राई करते रहना चाहिए और होप कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर तुम कुछ नहीं करोगे उससे बेटर होगा कि तुम थोड़ा सा ट्राई करो। बेन के इतने समझाने के बाद आखिरकार फ्रैंक मान जाता है, यानी वो बाकी साथियों की मदद करेगा प्लेन को वापस से रीबिल्ड करने के लिए। थोड़ी देर की ट्रेवलिंग के बाद फ्रैंक और बेन अपने साथियों के पास वापस आ चुके थे। सभी बेन को सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं और उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रखने के लिए उन्हें पानी पिला रहे थे। फ्रैंक ने उस मोमेंट पर अपने साथियों से माफी मांगी और कहा कि इस प्लान में वो भी तुम्हारे साथ है। फ्रैंक के इस पॉजिटिव स्टेटमेंट से मानो सभी को एक होप मिल गई हो कि वो यहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए अब वो सभी थोड़ा आराम करने लगे और रात होने का वेट करते हैं। वो दिन के समय इसीलिए प्रेफर नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें धूप ज्यादा है और इससे उनकी एनर्जी काफी ज्यादा खर्च होगी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया रात का समय और वो अपने काम में लग भी जाते हैं। इलियट उन सभी को जैसा जैसा बता रहा था वो वैसा ही करते। सभी लोग इलियट द्वारा बताए गए प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे क्योंकि उसे पता था कि किस जगह पर मेंटेनेंस करनी है। सबसे पहले प्लेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो डैमेजेस हुए थे वो ठीक किए गए और फिर प्लेन की विंग्स को अच्छी तरीके से बनाया जाने लगा। जितने भी बेकार पार्ट्स थे उन्हें फेंका नहीं जा रहा था, बल्कि वो तो उसे रीयूज कर रहे थे। लेकिन अभी तो उनके लिए और भी खतरनाक परेशानियां हैं जो शायद उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होने वाली। उन सभी लोगों ने मिलकर अपने उस प्लेन का नाम फिनिक्स रखा था क्योंकि ये उनके द्वारा बनाई गई है, वो भी सबसे ज्यादा गर्म वाली प्लेस पर। सारी चीजें तो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, लेकिन एक रात कुछ तो गलती हो गई। फ्यूल का एक बड़ा सा ड्रम में थोड़ी सी चिंगारी लगने के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है और ये वो फ्यूल था जिससे कि प्लेन के अंदर डालने पर वो आगे बढ़ेगी। धमाके से उनका एक फ्यूल का कंटेनर तो डिस्ट्रॉय हो गया था। अब वो सभी एकदम टेंशन में बैठे थे कि इसके आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ पता चला कि उनके पास एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद थे। फ्रैंक ने इस इमरजेंसी कंडीशन के लिए ही रखे थे। लेकिन अब यही बात है कि इसके आगे अब वो जरा भी फ्यूल नहीं वेस्ट कर सकते। इस बात से सभी को थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन अचानक एक रात जब वो सब बिजी थे तो बारिश होने लगी। वहाँ का टेम्परेचर काफी कम हो गया था रात के समय कि वहाँ लिटरली बारिश होने लगी होती है। सभी लोगों ने पहली बार पानी को एक्सपीरियंस किया होता है पूरी बॉडी पर। उन्हें लग रहा था कि गॉड उनकी मदद कर रहे हैं इस क्रिटिकल कंडीशन में। लेकिन ये चीजें तब तक ही नॉर्मल रही कि जब तक आसमान में लाइटनिंग नहीं आती। लाइटनिंग इतनी ज्यादा तेज थी कि वो सभी काफी डरने लगे और अगर उनमें से एक भी लाइट अगर फ्यूल कंटेनर्स पर गिरी तो वो भी नहीं बच पाएगी। बाकी सब तो प्लेन के अंदर भागने लगे होते हैं, लेकिन एक इलियट ही था जो अपनी जान खतरे में डालकर उन फ्यूल्स को बचाने चला गया। फ्रैंक इस तरीके से इलियट को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो भी उसके पीछे चला गया था मदद करने के लिए। खतरनाक लाइटनिंग ऊपर से जमीन की तरफ आती जा रही थी। इलियट तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फ्रैंक ने बड़ी अच्छी तरीके से उस कंडीशन को हैंडल किया। उसने एक आयरन की वायर को अच्छी तरीके से फैला दिया जिससे कि अगर लाइटनिंग नीचे आए तो वो जमीन के अंदर चले जाए। इसी की मदद से वो बड़ी आसानी से वहां से बच पाए। खैर उनकी जान तो सेफ थी, लेकिन फ्रैंक को अब इलियट के ऊपर शक होने लगा था। अगर वो सच में इंजीनियर होता तो ये काम वो करता, ना कि फ्रैंक को ये करने की जरूरत पड़ती। इस बात का खुलासा तो अब थोड़ी ही देर में होने वाला है। पर जरा सोचो ऐसी खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाए, यानी कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फैला हुआ रेगिस्तान होगा। इतनी ज्यादा गर्मी में आखिरकार हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे? तो इससे बचने के लिए सिर्फ बताए गए कुछ टेक्निक्स को ही फॉलो करना है जो कि एक्सपर्ट द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। सबसे पहली चीज कि रेगिस्तान में फंसे रहने के दौरान सन हमारा दुश्मन है। सन से निकलने वाली किरणें अगर हमारे स्किन पर डायरेक्टली पड़ेंगी तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए अच्छा यही है कि अपनी पूरी बॉडी को ढक कर रखें और अपना शेल्टर बनाकर किसी छांव वाली जगह पर चले जाएं। जितना भी हो सके हमें रात के समय ही अपनी ट्रैवलिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि रात में टेम्परेचर ड्रास्टिकली नीचे गिरता था और एकदम कंफर्टेबल होते हैं उसमें चलने के लिए। अब बात रही पानी की, और हमारे पास पानी की जरा भी रिसोर्सेस नहीं है तो क्या करें? ये बता दूं कि हम इंसान बिना पानी के 3 दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेफालतू की अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड करें। कई एक्सपर्ट बताएंगे कि ऐसी जगह पर हमें अपना यूरिन भी पीना चाहिए, लेकिन ये प्लान सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को डिहाइड्रेटेड और बीमार करेगा। इससे ज्यादा अच्छा और बेस्ट प्लान है कि हम यूरिन और सूर्य की रोशनी को कंबाइन करके पानी बनाएं। ये पॉसिबल होता है एक छोटी सी टेक्निक की मदद से, जिसमें कि हमें सिंपली अपनी यूरिन को एक कंटेनर में लेना है और रेत के अंदर डाल देना है। उसके ऊपर से एक प्लास्टिक की शीट लगा देनी है, जिससे कि सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती रहे, और जब हमारे यूरिन का वाष्पीकरण होगा तो गर्म होकर जो भाप निकलेंगे वो प्लास्टिक के ऊपर जम जाएंगे। उस पानी को हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसे पीना है। और दूसरी टेक्निक होती है कि ड्राइड रिवर बेड्स को ढूंढना, यानी वो रिवर जो पहले तो थी लेकिन गर्मी के कारण पूरी सूख चुकी होती हैं। अगर उन जगहों को अच्छी तरीके से खोदा जाए तो वहाँ की रेत में नमी पाई जा सकती है। उस रेत को अगर अच्छी तरीके से हम दबाएं तो उसमें से पानी निकलना तो पक्का है। सो ये टेक्निक अप्लाई करके हम अपने लिए पानी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ फ्रैंक और उसके पूरे साथी एकदम से परेशान हो चुके थे। ये इसलिए होता है क्योंकि एक मेंबर आकर कहने लगा कि उनके पानी के कंटेनर्स खाली हो रहे हैं, यानी कोई तो है उनमें से जो चोरी चुपके पानी पीता जा रहा है। फ्रैंक भी अब सभी से पूछने लगा कि ये काम किसने किया है, क्योंकि उनके पास पहले ही वाटर की बहुत ज्यादा कमी है। उस मोमेंट पर सभी बात कर ही रहे थे, तभी एंट्री होती है इलियट की। इलियट तो डायरेक्टली आकर कन्फेस करने लगा कि पानी मैंने पिया है। सभी इस बात से एकदम हैरान हो गए, लेकिन एलियट के मन में जरा भी गिल्ट नहीं था। वो कहता है कि इस जगह पर सबसे ज्यादा दिमाग वाला काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ही सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होगी, और मैंने बिना किसी से पूछे ये काम किया क्योंकि मैं खुद को यहाँ का कैप्टन मानता हूँ। फ्रैंक ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और इलियट को मारने चला जाता है, लेकिन इलियट और भी ज्यादा तेजी से कहने लगा कि इस प्लेन को बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो तुम सबकी भी जिंदगी मेरे हाथों में है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। इलियट पता नहीं इतना ज्यादा एरोगेंट हो गया था कि किसी की भी नहीं सुनता। बाकी सब भी एकदम बेबस थे, क्योंकि सच में इलियट को ही पता है कि इस प्लेन को कैसे बनाया जा सकता है। इसीलिए फिलहाल के लिए फ्रैंक समझाता है कि सभी उसे इग्नोर करो। अब एक रात ट्रेवल करते दौरान केली और उसके कुछ साथियों को कुछ दिखाई दिया। वहाँ पर दरअसल डाकुओं के कुछ ग्रुप होते हैं जिन्होंने अपना टेंट बिछाया था, लेकिन अब फ्रैंक कहने लगा कि हमें उनसे मदद मांग कर देखनी चाहिए। हो सकता है कि वो निकलने में बहुत ज्यादा हेल्प कर दें। इसीलिए प्लान ये बनता है कि बॉस, एजे और एलेक्स तीनों साथ में जाकर उन डाकुओं से बात करेंगे और फ्रैंक प्रोटेक्शन के लिए पीछे रुकेगा बंदूक लेकर। उनके बॉस को उन डाकुओं की रीजनल लैंग्वेज आती थी, इसीलिए तीनों सीधा चले गए उनके कैंप के पास, और एक डाकू उनके सामने ही होता है। बॉस उसे समझाने लगा कि कैसे वो यहाँ पर माइनिंग एरिया में काम करते थे और प्लेन के क्रैश होने के कारण वो यहाँ रेगिस्तान में फंस गए, तो उन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो डाकू तो उनकी बातों को समझने में बिजी हो गया था, पर यहाँ फ्रैंक को कुछ रियलिटी पता चली थी। उसने दूसरे डाकू के हाथ में एक वॉच देखी जो उसी के मरे हुए फ्रेंड की होती है। यानी वो समझ गया कि ये डाकू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अपने दोस्तों को इशारा करता है वापस आने के लिए। बट ऑब्वियस बात है कि काफी देर हो चुकी थी। उस डाकू ने तुरंत ही गन निकाली और एलेक्स के ऊपर शूट कर दिया। फ्रैंक भी यहाँ पीछे नहीं हटता, उसने भी गन की मदद से उन डाकुओं को मारना स्टार्ट कर दिया था। एक एक करके वो सारे डाकुओं को एक साथ ही मार देता है, लेकिन अब यहाँ उनकी एक साथी यानी एलेक्स की बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। सभी जल्द से जल्द एलेक्स को पकड़कर अपने अड्डे पर लेकर आने लगे। उनके पास तो इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे कि एलेक्स का इलाज हो सके, पर शायद अब काफी देर हो चुकी थी और एलेक्स बेचारा वहीं दम तोड़ देता है। सारे मेंबर्स इस बात से हताश हो गए थे और उनमें जरा भी होप बची नहीं थी यहाँ से निकलने की। अब सुबह उठने के बाद थोड़ी छानबीन करने पर उन्हें एक डाकू मिलता है जो घायल हुआ था। सभी उसे पकड़कर अपने प्लेन के पास लेकर आ जाते हैं। फ्रैंक का प्लान था कि वो उससे पूछताछ करेंगे और कुछ रिसोर्सेस निकलवाने की कोशिश करेंगे। कई मेंबर्स का ये मानना था कि हमें इस डाकू को मार देना चाहिए, इसने हमारे एक साथी को खत्म कर दिया है। बट फ्रैंक सभी को शांति पूर्वक काम करने के लिए कहता है। बात करते दौरान पता चला कि एलियट पीछे से आया और उसने गन उठाकर तुरंत ही उस डाकू को शूट कर दिया। ये बिहेवियर देखकर फ्रैंक फिर से गुस्सा हुआ, जिस पर एलियट जवाब देता है कि इन डाकुओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मानो एलियट का एरोगेंस एकदम सर पर चढ़ गया था। वो तो उल्टा जवाब देता है कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही यहाँ होगा। तुम सबको बचाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो ऑब्वियसली मुझे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन अब इस मोमेंट पर फ्रैंक बहुत गुस्सा हो चुका था। वो बिल्कुल भी एलियट की बात नहीं सुनता और उसे पकड़कर मारने लगता है, इतना कि शायद अब एलियट आगे से कुछ करेगा भी नहीं। लेकिन पता चला कि एलियट ने काम बंद कर दिया है। सभी जब उससे पूछने जाते हैं तो वो कहने लगा कि ये मेरी बेइज्जती है और जब तक मुझसे सभी लोग माफी नहीं मांगेंगे मैं नहीं काम करूंगा। केली और कई सारे लोग ना चाहते हुए भी एलियट से माफी मांगते हैं, लेकिन एलियट असली माफी फ्रैंक से मंगवाना चाहता था। सभी फ्रैंक से भी जाकर रिक्वेस्ट करने लगे और एलियट की तरफ फ्रैंक बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। आखिरकार फ्रैंक ने भी एलियट से
माफी मांग ली, तब जाकर एलियट वापस से काम चालू करता है। जैसे जैसे वो गाइड कर रहा था सभी वैसा ही कर रहे थे और कुछ समय में तो उसने कहा कि ये काम कंप्लीट होने वाला है। सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए और अपना सामान भी पैक करने लगे कि वो यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। लेकिन अब इन्हीं सारी चीजों के बीच फ्रैंक ने एलियट का बैग चेक किया। वो देखता है उसमें कुछ बुक्स मौजूद हैं जिसमें प्लेन के बारे में लिखा गया है। लेकिन जब वो उस बुक को अच्छे से पढ़ रहा था तो पता चला कि ये प्लेन के इंटरनल पार्ट्स नहीं बल्कि इसमें तो प्लेन के बाहरी पार्ट्स के डिजाइन्स मौजूद हैं। इससे फ्रैंक को इतना क्लियर हो गया था कि एलियट जो अपने आप को एक फ्लाइट इंजीनियर बता रहा है वो तो सिर्फ एक डिजाइनर है प्लेन का, जिसे इंटरनल पार्ट्स की बिल्कुल नहीं नॉलेज है। इसका मतलब ये हुआ कि एलियट उनके साथ धोखा कर रहा था और जो प्लेन इतने दिनों से वो बनाते आ रहे हैं वो सिर्फ एक टॉय के अलावा कुछ नहीं है। ये बात फ्रैंक अपने साथियों को बताता है और एलियट से पूछने लगता है। एलियट के चेहरे पर एक संकोच दिखाई दे रहा था, लेकिन वो उसे क्यों नहीं करता। वो कहने लगा कि भले ही मैं एक डिजाइनर हूँ लेकिन मेरी बनाई गई प्लेन जरूर उड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने जितनी पढ़ाई की है उसमें उसे नॉलेज है कि ये प्लेन जरूर उड़ेगी। फ्रैंक ने अपने बाकी साथियों को भी ये प्रूफ दिखाया और शायद वो सब इस पर राजी हो रहे थे। अगर एलियट ने सच में उन्हें बेवकूफ बनाया है तो उनमें से कोई भी एलियट को छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि एलियट ने एक बहुत ही एरोगेंस अपने अंदर पाल लिया है जो कि कुछ समय में उसने दिखाया ही था। अब उसमें से बॉस बहुत ही गुस्सा हो गया और सोचने लगा कि सच में एलियट एक धोखेबाज है। उसने तुरंत ही बंदूक उठाई और पॉइंट कर दिया एलियट के ऊपर। यानी वो बिल्कुल भी सह नहीं सकता जिसने उनके साथ इतना बुरा बिहेव किया और उन्हें धोखे में रखा कि वो बच सकते हैं। वो एलियट को मारने ही वाला था, लेकिन अच्छी बात हुई कि फ्रैंक उसे रोक देता है और अगले मोमेंट में पता चला कि वहाँ तेज धुएं चलने लगे, यानी कि रेतीला तूफान बहुत क्लोज आ चुका है। अब हवाई चलने की वजह से उनकी जो छोटी प्लेन थी वो हिलने लगी होती है। इससे सभी को ये लगा कि शायद ये प्लेन हवा में उड़ेगी, इसीलिए सभी बेकार का काम छोड़कर उस प्लेन के अंदर चले जाने का डिसाइड करते हैं। जल्द से जल्द वहाँ पहुंचकर सभी एकदम परेशान होने लगे, क्योंकि अब प्लेन का बैलेंस एकदम बिगड़ने लगा था। वो रेतीले तूफान के एकदम बीचों बीच होते हैं और अब तो इतनी सारी रेत की वजह से उनकी प्लेन रेत में ही ढक गई थी, यानी बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं। तूफान के जाते ही सभी एकदम निराश होकर बैठ गए थे। अब उनका निकलने का एक आखिरी मौका भी चला गया है। वो सभी अब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी फ्रैंक अपने साथियों का हौसला बढ़ाता है। वो उठकर कहने लगा कि होप हारने से कुछ नहीं होगा, एक और बार हमें ट्राई करना होगा यहाँ से निकलने के लिए। अब उस पूरे ग्रुप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि प्लेन रेत के अंदर फंस चुकी है। पर फ्रैंक हार नहीं मानता और सभी को मोटिवेट करता रहता है कि हमारी फैमिली हमारा इंतजार कर रही है, अगर हम इस तरीके से हार मान लेंगे तो ये उनकी बेइज्जती होगी। इतनी सारी बातें कहने के बाद सभी लोगों में थोड़ी हिम्मत आ रही थी। वो सभी उठ पड़े और कई सारी रस्सियां बांध ली उस प्लेन से, यानी वो एक साथ दम लगाकर उसे रेत के अंदर से खींचते जा रहे थे। इस मोमेंट पर हमें एलियट भी दिखाया गया जो उनकी पूरी मदद कर रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है। काफी ज्यादा फोर्स लगाने के बाद आखिरकार उनकी वो प्लेन रेत से बाहर आ ही गई थी। उसके व्हील बाहर आ चुके थे, यानी वो अब उड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ उसके प्रोपेलर्स को अच्छी तरीके से ऑन करना है। फ्रैंक तो अब सीधा उन प्रोपेलर्स के सिस्टम के पास चला गया और उसे अच्छी तरीके से ऑन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम की बात ये होती है कि बार बार कोशिश करने पर भी वो चल नहीं रहा था। सभी के मन में अलग अलग ख्याल आने लगे कि शायद अब तो वो नहीं बच पाएंगे, लेकिन फिर फ्रैंक ने उसके इंजन को थोड़ा सा साफ किया और फिर चालू करके देखा। लकीली इस बार ये प्लान कामयाब हो जाता है और प्रोपेलर्स तेजी से घूमने लगे थे। सभी लोगों में एकदम खुशी की लहर घूम गई। फ्रैंक तो अपना प्लान बताता है कि कैसे वो एक साथ इस प्लेन पर बैठ सकते हैं। उसने तो विंग्स के ऊपर कई सारे हैंडल्स लगा दिए जिसे पकड़कर वो लोग उस पर लटके रहेंगे और अब फ्रैंक कंट्रोल एरिया में बैठकर उसे चलाने लगता है। धीरे धीरे जब प्लेन चलने लगी थी तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम तब जाकर बढ़ गई जब पता चला कि पीछे की तरफ से कई सारे डाकू के ग्रुप आ रहे हैं। वो सब उन लोगों को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि फ्रैंक और उसके साथियों ने भी उनके मेंबर्स को मारा था। फ्रैंक बहुत तेजी से प्लेन को भगाता है और अगर बाय चांस वो प्लेन नहीं उड़ पाई तो ये डाकू उन्हें खत्म कर देंगे। पर अचानक फ्रैंक उस प्लेन को बड़ी सी टीले के नीचे गिरा देता है और एक मोमेंट पर लगा कि वो प्लेन डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन अगले ही मोमेंट में वो प्लेन उड़ने लगी। सब कुछ एकदम सही हुआ और फ्रैंक के सारे दोस्त प्लेन पर सवार होकर रेगिस्तान के ऊपर से जाने लगे। यानी इसका मतलब है कि उन्होंने एक खराब पड़ी हुई प्लेन को आखिरकार बना दिया और मौत के मुंह से बाहर निकल कर आ गए। अब शायद वो सब इस रेगिस्तान को पार कर ही लेंगे। कुछ समय बाद हमें पता चला कि फ्रैंक और एजे ने मिलकर अपनी एविएशन इंडस्ट्री शुरू की है। उनका ये प्लान बहुत ही आगे जाता है और वो काफी पैसे कमाते हैं। हमारी भी कहानी यहीं पर इस तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।